नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने एक ऐसा चबूतरा तोड़ा है जिस चबूतरे ने भाजपा की चूल्हे हिला दी है। अब भाजपा के भीतर ही इस मामले को लेकर के अंतर्विरोध है। अंतर्विरोध तो भाजपा में चारों तरफ है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक, बंगाल से लेकर कर्नाटक तक और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक हर जगह अंतर्विरोध है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हालात इतने भयावह हैं कि 27 के बाद लगता है बीजेपी का वनवास हो जाएगा। और इस वनवास की वजह कोई और नहीं बनेगा बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। जिस सरकार पर पिछले 7 साल से ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लग रहा है, उसी सरकार की नाक के नीचे, उसी सरकार के वरदहस्त के साथ प्रशासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में, घर में ब्राह्मणों के पिछले 3-4 दशक के भीतर जो सबसे बड़े नेता हुए, ब्राह्मण जिसके पीछे लामबंद हुए, जिसे ब्राह्मण शिरोमणि कहा गया, भले वो दबंग रहा हो, माफिया रहा हो, बाहुबली रहा हो, लेकिन ब्राह्मणों के लिए वो ब्राह्मण अस्मिता का प्रतीक था। उसके निधन के बाद एक मूर्ति स्थापित की जा रही थी जन्मदिन से पहले। उस नेता के मूर्ति के लिए जो चबूतरा बनाया जा रहा था, उस चबूतरे को जेसीबी लगा के, बुलडोजर लगा करके योगी आदित्यनाथ के अफसरों ने हटा दिया। ये सिर्फ ब्राह्मण शिरोमणि पंडित हरिशंकर तिवारी का चबूतरा नहीं था, उनकी मूर्ति के लिए बन रहा चबूतरा नहीं था। इस चबूतरे में ब्राह्मणों की अस्मिता थी और ब्राह्मणों की अस्मिता को अगर बुलडोजर से धकियाया गया है, बुलडोजर से रौंदा गया है, उखाड़ कर फेंका गया है, तो आप सोचिए कि इसके भाजपा के लिए कितने भयावह मायने हो सकते हैं। वजह सिर्फ एक है, वो ये वजह है कि आज भी ब्राह्मण कितना भी भाजपा से नाराज हो, भाजपा के पीछे खड़ा दिखा है, भाजपा को मतदान करता दिखा है। जब ठाकुरों ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का साथ छोड़ा, आंशिक रूप से छोड़ा, तब भी ब्राह्मण साथ था। ठाकुर किसके इशारे पर भाजपा से नाराज हुए? कौन था ठाकुरों की नाराजगी के खेल में शामिल? इस पर भाजपा के भीतर भी मंथन हो रहा है और भाजपा के लोग समझ भी रहे हैं। आलोक पाठक को इस चर्चा में जोड़ लीजिए कंट्रोल रूम, क्योंकि पाठक जी इस पूरी खबर को करीब से देख रहे हैं, सदन में भी देख रहे हैं, सड़क पर भी देख रहे हैं। सदन में भी ये मामला उठ रहा है, सड़क पर भी उठ रहा है। लेकिन इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाइए, कुछ मायने साफ होने लगेंगे। अखिलेश का ट्वीट है, अब तक भाजपा का बुलडोजर दुकान मकान पर चलता था, अब दिवंगतों के मान सम्मान पर भी चलने लगा है। चिल्लू पार के 7 बार विधायक रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय श्री हरिशंकर तिवारी जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को भाजपा सरकार द्वारा तुड़वा देना बेहद आपत्तिजनक कृत्य है। प्रतिमा स्थापना स्थल का तत्काल पुनर्निर्माण हो, जिससे जयंती दिवस 5 अगस्त को प्रतिमा की ससम्मान स्थापना हो सके। निंदनीय, नहीं चाहिए भाजपा हैशटैग। अब ये हटाइए, मैं आलोक भाई के पास चलूं उससे पहले बहुत शॉर्ट में 30-40 सेकंड में जरा हरिशंकर तिवारी जी का प्रोफाइल समझिए। हरिशंकर तिवारी पूरे पूर्वांचल में, और पूरे पूर्वांचल नहीं, अगर पूरा उत्तर प्रदेश भी कहें तो कोई गलत मतलब या ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताना नहीं होगा। पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का अगर सबसे बड़ा नेता कोई हुआ तो पंडित हरिशंकर तिवारी। मैं व्यक्तिगत रूप से उस क्षेत्र का रहने वाला। ब्राह्मणों के लिए अगर कोई एक जगह थी जहां पर किसी भी मुसीबत में चले जाओ तो वो था तिवारी जी का हाता, गोरखपुर में। और तिवारी जी के हाता बनाम गोरक्षपीठ, इसकी कहानी पिछले 4 दशक से उत्तर प्रदेश में सभी लोग जानते हैं, यहां तक देश में भी जानते हैं। तिवारी जी के हाता में पहली बार पुलिस कदम रखती है जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं। क्या ये निजी रंजिश, निजी दुश्मनी, एक दूसरे को निपटाने की जिद इस हद तक आ गई है
कि पंडित हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा जिस चबूतरे पर लगनी थी उस चबूतरे को तोड़ दिया गया। कई सारे सवाल हैं। यहाँ तक कि केशव मौर्य भी इस मामले में आ गए हैं और योगी आदित्यनाथ को ही साध लिया है, निशाने फिर से ले लिया है। क्या योगी आदित्यनाथ अपना खेल बिगड़ते बिगड़ते इस स्थिति में आ चुके हैं कि न खेलूंगा न खेलने दूंगा, जाते जाते मैदान ही पूरा का पूरा गीला कर दूंगा, मैच ही रद्द हो जाएगा। क्यों आलोक भाई, मुझे तो यही आशंका लग रही है कि ये पता है, क्या ये नहीं पता है कि पंडित हरिशंकर तिवारी के साथ अभी तक तो जो कुछ भी हुआ, अब मूर्ति का मामला अगर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों तक पहुंच गया तो ये भाजपा के लिए कितना घातक होगा। क्या भाजपा को बर्बाद ही करने पे उतारू हैं लोग? देखिए, सबको मालूम है कि योगी जी और हरिशंकर तिवारी में कितनी ज्यादा वैमनस्यता है। जैसे ही योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद थोड़े दिनों के अंदर ही पहली बार बेतिया हाता में पुलिस जाती है और पुलिस वापस तब गई जब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आदेश आया कि क्या हो रहा है। उसके बाद पुलिस वहां से वापस जाती है और जब हरिशंकर तिवारी की मौत होती है तो योगी जी ने एक बार ट्वीट भी करना उचित नहीं समझा, शोक प्रकट भी नहीं किया। जरा मैं योगी आदित्यनाथ को अगर याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला दूं कि हरिशंकर तिवारी उस भाजपा की सरकार में मंत्री हुआ करते थे जब योगी जी बहुत छोटे हुआ करते तो कल्याण सिंह के साथ हरिशंकर तिवारी मंत्री थे, राम प्रकाश गुप्ता की सरकार में मंत्री थे, राजनाथ सिंह की सरकार में मंत्री थे, साथ में मायावती और मुलायम सिंह 5-5 मुख्यमंत्रियों की सरकार में मंत्री रहे हैं, 7 बार के विधायक रहे हैं। ठीक है साहब, आपने शोक प्रकट नहीं किया, लेकिन उनकी अंत्येष्टि में आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा खुद गए थे। कई भाजपा के नेताओं ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया था। हिमाचल के जो राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला, उन्होंने भी शोक प्रकट किया था। तो एक योगी आदित्यनाथ के न मानने से हरिशंकर तिवारी के योगदान को नहीं नकारा जा सकता है। और योगी आदित्यनाथ खुद अपनी जाति की कितनी राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जब सरकार चलाते हैं तो ब्रिजेश सिंह जैसा आदमी जो जमानत पे होता है वो मोदी के लिए वोट मांगता है और सब जानते हैं कि उसको जमानत कैसे मिली है अभी भी। और जिस आदमी के ऊपर देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करने का आरोप लगा था, ब्रिजेश सिंह के ऊपर जे हॉस्पिटल हत्याकांड मुंबई, कई लोग तभी बताते हैं कि ब्रिजेश सिंह को सुरक्षा प्रदान की गई है। कई लोग ये दावा करते हैं। और आप क्यों अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलेंगे भाई? भाई अखिलेश यादव के पिताजी के साथ हरिशंकर तिवारी मंत्री रहे हैं, 7 बार के विधायक हैं। क्यों गए थे दिनेश शर्मा? राजनाथ सिंह क्यों नहीं, गलत बोला जा रहा है। तब तो बाम मंगा के घूम रहे थे। और सुनिए, ये गोरखपुर में बढ़लगंज में जो काट गांव है जहां पे के हरिशंकर तिवारी जी रहने वाले हैं, वहां के गांव के लोगों ने फैसला किया, ग्राम पंचायत पास हुआ कि भाई गेट बनेगा, गेट के पास इनकी जो है जन्म तिथि मतलब 5 अगस्त को उनकी जन्म तिथि पड़ती है, उस दिन उसकी प्रतिमा का अनावरण होगा। बताते एसडीएम साहब कि इसकी परमिशन नहीं ली गई, इसको गिरा दिया जाता है। और इतने सेंसिटिव मामले में, जबकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, ऐसा नहीं है कि आशीष भाई की पूरे तरह से ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दिया। इस लोकसभा चुनाव में कई जगहों पे ब्राह्मणों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया। इसीलिए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर बलिया में चुनाव हार गए। वो मामूली हार नहीं है, चुनाव हार गए। प्रधानमंत्री मोदी 1.5 लाख वोटों से इसलिए जीत पाए जहां वो 4.5-5 लाख से जीतते थे, क्योंकि तो बनारस का भी ब्राह्मण बड़ी संख्या में नाराज है। एक बात और इसके बाद केशव मौर्य की क्या प्रतिक्रिया है इस पे? केशव मौर्य की, केशव मौर्य ने कहा इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं, गोरखपुर वाले जानिए। केशव मौर्य ने कहा कि इसका ये सरकार का फैसला नहीं है, गोरखपुर वाले जाने गोरखपुर वालों ने क्यों किया है। गोरखपुर से कौन आता है?
उत्तर प्रदेश सरकार में गोरखपुर से शहर से विधायक कौन है? लेकिन मैं 1 मिनट रुकूंगा। इस यहाँ पर मैं केशव मौर्य को भी गलत बयानी का जिम्मेदार मानूंगा, चाहे वो अति उत्साह हो, चाहे इस समय जो स्थिति है, भगदड़ सी स्थिति है यूपी भाजपा में, उसमें चाहे वो भी बहक गए हों। ये गलत बयानी है, सरकार का नहीं है, ये गोरखपुर वाले का फैसला है। तो क्या ये योगी की सरकार है कि केशव की सरकार है भाई? केशव का कुछ नहीं है स्टूल छोड़ करके, स्टूल अपना है उनका, बाकी कुछ नहीं है केशव के पास। सरकार तो योगी आदित्यनाथ की है भाई। अगर ये योग केशव मौर्य कह रहे हैं कि गोरखपुर वालों का है फैसला, तो सीधा बताओ कि गोरखपुर वाले किसका है फैसला? गोरखपुर के किसी का नाम बता दें, राम भरोसे, राम खिलावन, किसी का कि इनका है फैसला है। गोरखपुर वाले अगर उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ का फैसला है, तो फिर ये योगी सरकार का फैसला है, फिर ये उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला है, फिर ये भाजपा सरकार का फैसला है। भाजपा इससे भाग नहीं पाएगी आलोक भाई। भाजपा इससे कैसे भागेगी बताइए आप मुझे? भाजपा कैसे भाग पाएगी? एक सज्जन है संतोष सौरभ तिवारी, इन्होंने तो ट्वीट किया है कि डीएम के मुंह से शायद कहीं निकल गया कि हमारे ऊपर मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेशर था। अब बताइए इस बात को क्या कहा जाए? तो ये ट्वीट है, मैं इसकी बात नहीं समझता हूं, लेकिन इस चीज को हर चीज से लोग जोड़ के देख रहे हैं। ये सिर्फ हरशंकर तिवारी का मामला नहीं है। विजय मिश्रा के खिलाफ भी जो कार्रवाई हुई, जो इनकाउंटर हुए हैं, एक बहुत पुराना अपराधी था गोरखपुर का, उसको सुल्तानपुर में किस तरह से अचानक मारा गया, जिसके ऊपर 2007 से कोई मुकदमा नहीं था, वो भी गोरखपुर का ब्राह्मण था। और कानपुर में सबको पता है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पे कानपुर देहात में कैसी वो माँ बेटी जल गई थी। तो तमाम तरह की घनश्याम तिवारी वाला कांड है, सुल्तानपुर में देखिए कि किस तरह से उसकी जान ली गई थी। तो लगातार, और अभी लखनऊ में बंथरा में ऋतिक पांडे नामक एक आदमी, लड़के की है, यो जाति विशेष के लोगों ने पीट पीट के एकदम उसकी जान ले ली थी। तो ये, और ऐसे हर मुद्दे पे कौन खड़ा हो रहा है? समाजवादी पार्टी खड़ी हो रही है, न खड़ी हो रही, बल्कि वो उनके लिए मुकदमा भी लड़ रही है और उनके लिए आर्थिक सहयोग भी प्रदान कर रही है। तो अखिलेश यादव समझदार पॉलिटिशियन है, उन्होंने इस मुद्दे को ट्वीट कर दिया और इस मुद्दे पे विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, आप तो बगल के जिले के रहने वाले हैं, माता प्रसाद पांडे ने उठाया है, शिवपाल यादव ने उठाया है। तो ये बड़ा मुद्दा बन गया है आशीष भाई। और मुझे तो नहीं लग रहा है अभी, और जानते इससे नुकसान क्या होगा? महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में ब्राह्मण है और गोरखपुर बेल्ट के बहुत से ब्राह्मण महाराष्ट्र मुंबई में रहते हैं। कई विधानसभा मुंबई और थाने में ऐसी है जहां पे पूर्वांचल वालों का वोट बहुत कुछ डिसाइड करता है। तो योगी के स्टेटमेंट से ना, अगर आप कहें योगी समर्थकों को लगता है कि अरे अभी तो 2027 में चुनाव होना है और उनको लगता है कि अरे ब्राह्मण जाएगा कहाँ, वो तो आके कमले पे मोहर मारेगा, तो ये भ्रम 2024 के लोकसभा चुनाव में टूटा है और ये आगे भी टूटेगा। सवाल इसका नहीं है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग, आप सोचिए कि जो आदमी मर चुका हो, जिसको राजकीय क्यों गया था भाई? हम पूछ रहे दिनेश शर्मा को पार्टी ने क्यों भेजा था उनकी अंत्येष्टि के समय? राजनाथ सिंह तमाम नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं के निधन पर शोक प्रकट किया था। तो क्या राजनीति है भाई? नहीं, अब ये देखिए, यहाँ पर तो मामला है कि भाजपा बड़ी की योगी, भाजपा बड़ी है कि योगी बड़े हैं। खैर फिलहाल तो योगी बड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुल मिला जुला करके भाजपा, अब चाहे उसको लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुत धीरे धीरे ऑपरेशन चल रहा है, तो ये ऐसा ना हो कि धीरे धीरे ऑपरेशन करके हाथ जब तक निकाला जाए तब तक कंधे तक आ चुका हो इन्फेक्शन। तो वही हो रहा है, इन्फेक्शन आगे बढ़ चुका है। अब ये कहते रहे कि धीरे धीरे अभी ऑपरेशन हो रहा है। बात असली जो है, जो आपने कहा, माता प्रसाद पांडे ने भी उठा लिया है और अखिलेश यादव ने ट्वीट ही कर दिया। दरअसल इसी बात को, माता प्रसाद से ही हमको कनेक्ट करना था इस मामले को। समाजवादी पार्टी, ये देखिए इसमें 2-3 चीजें बड़ी क्लियर समझ में आती हैं। मायावती, माता प्रसाद पांडे को जब एलओपी बनाया गया तो उसके बाद मायावती की प्रतिक्रिया बड़ी निराशाजनक थी, मतलब उनको बड़ा बेचैनी था, वो बता रही थी प्रतिक्रिया, उसमें उनको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बिना मतलब कहते ना कि वो आई एक्टिवली कूदी उसमें। भाई ये तो अखिलेश का अधिकार था, जिसको बनाना था बना दिया अखिलेश यादव ने, विधायकों ने कहा था कि अखिलेश यादव तय कर ले।
माता प्रसाद पांडे को बनाने से एलओपी 2-3 संदेश गए। एक तो 2007 में जो एक्सपेरिमेंट मायावती ने किया था, उस एक्सपेरिमेंट का एक्सटेंशन कर दिया अखिलेश यादव ने। इस हम हरिशंकर तिवारी तक आ रहे हैं इस पूरे उसको कनेक्ट करते हुए मामले को। वो एक्सटेंशन इस तरीके से कि मायावती कभी भी पूर्ण बहुमत पे सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन जैसे ही आई कि हाथी नहीं गणेश है, तिलक तराजू और तलवार से हट करके हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और जैसे ही दलित, ब्राह्मण और नॉन यादव ओबीसी अति पिछड़े ये एक हुए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने सफलतापूर्वक पीडीए को एग्जीक्यूट किया, जमीन पर उतारा। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसमें नए नॉन यादव ओबीसी भी जुड़े, जाटो भी और नॉन जाटो भी जुड़े। दलित में ऐसा नहीं कि जाटो नहीं जुड़े हैं, जाटो भी जुड़े और नॉन जाटो दलित तो जुड़े ही जुड़े, अल्पसंख्यक हैं ही। सिर्फ एक वो फैक्टर बच रहा था, जो अगर वो मिसिंग फैक्टर अगर वो ऐड हो जाए तो ये सीट 2027 में 250 से ऊपर जा सकती है, 270, 260, 270, 280 में। कोई आश्चर्य नहीं होगा मुझे, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है ना, ये अर्थमेटिक और केमिस्ट्री दोनों को मैं देख करके बता रहा हूं। एलओपी बना के माता प्रसाद पांडे को उसकी पहल कर दी। वो बौखलाहट दिखी, मायावती में भी दिखी, योगी में भी दिखी, भाजपा में, सब में दिखी थी। सबको चिंता शिवपाल यादव की होने लगी थी। हालांकि शिवपाल ने उसी विधानसभा में उतार दिया चेहरे से नकाब, कहा 2.5-3 साल तो आपके संपर्क में थे, गच्चा तो आपने दिया था। तो शिवपाल यादव तो भाई सच भी बोलने में नहीं कतराते हैं ना, बता भी दिए कि 2.5-3 साल संपर्क में थे आपके, गच्चा तो असली आपने दिया। और गच्चा तो फिरोजाबाद के पिछले वाले चुनाव में भी भाजपा ने दिया था कि हम डमी के दे करके आपको जितवा देंगे, और जादौन को उतार के फंसा दिया था फिर ऐन वक्त पे। खैर, तो ये हरिशंकर तिवारी का जो मसला है, वो माता प्रसाद पांडे वाला एक्सटेंशन किया था अखिलेश यादव ने। उस एक्सटेंशन को और मजबूत कर दिया योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पंडित हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के बीच में जो छवि थी, जो लोकप्रियता थी, ब्राह्मण जो मानते थे जिस तरीके से हरिशंकर तिवारी को, तो तिवारी जी को लेकर के भाजपा से नाराजगी, माता प्रसाद के हाथ में एलओपी का पद, कुर्सी। क्या सक्सेसफुली जो काम अखिलेश यादव करना चाह रहे थे, उसमें योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की मदद की है? देखिए, अखिलेश यादव अपनी मदद, अपना रास्ता बनाना जानते हैं। इसी सुल्तानपुर में जो भाजपा का गढ़ हुआ करता था, वह डॉक्टर घनश्याम तिवारी की एक अजय सिंह नाम के व्यक्ति ने, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष का भतीजा था, बड़ी बेरहमी से उनकी जान ली थी। उस मुद्दे में घनश्याम तिवारी को की पत्नी को न्याय दिलाने के लिए सबसे बड़ा जो उस दिन तुरंत जा रहे थे, अखिलेश यादव को जाने नहीं दिया, लेकिन तमाम ब्राह्मण नेता, संतोष पांडे वगैरह सपा के सारे नेता खड़े हुए और बहुत बड़ा मूवमेंट चला। फाइनली जो है 1 महीने बाद रहस्यमय तरीके से अजय सिंह गिरफ्तार हुए। कई लोग तो कहते हैं वो सरेंडर हुए थे, इतना दबाव। तो वो और उसका इम्पैक्ट दिखा कि सुल्तानपुर में भाजपा हार गई और अमेठी में भी हारी। सुल्तानपुर तो गया, सुल्तानपुर गया, अमेठी भी हारी। और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जिस अयोध्या की बात हुई अवधेश प्रसाद की, वहां लल्लू सिंह 56,000 वोटों से हारे हैं। और फैजाबाद, अयोध्या लोकसभा में बड़ी संख्या में ब्राह्मण है, हर जगह ब्राह्मण है। आप याद कीजिए, अंबेडकर नगर भी हारे हैं, कई जिलों में हारे हैं। उस पूरे बेल्ट में ब्राह्मणों का अच्छा खासा वर्चस्व है। भाई बस्ती में तो उन्होंने ब्राह्मण प्रत्याशी भाजपा ने खड़ा किया था, लेकिन नाराज थी ना जनता भाजपा से, और सपा को जिता दिया। तो ये लगातार हो रहा है। और अखिलेश यादव को पता है कि जब, देखिए, आप लोग बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को बहुमत मिला ब्राह्मणों की वजह से, ये भूल जाते हैं कि सपा ने भी 2012 में उसी ब्राह्मण वोट बैंक को अपने खेमे में कर 2012 में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तो यूपी में ब्राह्मणों का जो आकलन है, जो कई लोग दावा करते हैं कि इनकी आबादी 10 से लेकर 13% के बीच में है, एक जाति के रूप में सबसे बड़ा वोट बैंक है। और यही वोट बैंक एक तरफा आ गया था भाजपा की तरफ। इस वजह से भाजपा पूरी तरह से मतलब लगातार चुनाव जीतती आई है।
पहली बार डेंट लगा इसलिए 2024 में ये हाल हुआ है। तो और सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी के तो संस्थापक सदस्य रहे हैं जनेश्वर मिश्रा और आपके बगल के जिले के ब्रजभूषण तिवारी। हाँ, तो ब्रजभूषण तिवारी, जनेश्वर मिश्रा, ये असल में क्या है और माता कि प्रसाद पांडे खुद सपा में मुलायम सिंह यादव के साथ ब्राह्मण नेता 3-4 थे, लेकिन एक चीज रहा सपा की राजनीति में, ब्राह्मण सपा का पूरे प्रदेश में कभी मतदाता नहीं बना, सीट वाइज पॉकेट्स में रहा। जैसे ब्रजभूषण तिवारी जब डुमरियागंज से सांसद बने तो डुमरियागंज ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाव है उस सीट पर, वो डुमरियागंज में ब्राह्मण ब्रजभूषण तिवारी के साथ खड़े हुए। माता प्रसाद पांडे उसी डुमरियागंज से लगी हुई सीट है, इटवा सिद्धार्थनगर जिले में, उसी से बिल्कुल लगी हुई सीट है, डुमरियागंज से आधा घंटे के रास्ते पे इटवा, जो माता प्रसाद पांडे, जिनको मतई बाबा लोग प्यार से बोलते हैं, सबसे वयोवृद्ध नेताओं में से, सबसे वरिष्ठ नेताओं में से हैं विधानसभा में। माता प्रसाद पांडे वहां जीत के आते हैं। माता प्रसाद पांडे ब्राह्मणों की राजनीति, ब्राह्मण उनके पीछे लामबंद रहे हैं। एक चुनाव हार गए थे, एक शिक्षा मंत्री बने थे द्विवेदी जी, क्या क्या कांड हो गया, वो एक बार माता प्रसाद पांडे को हरा दिए थे। तो फिर माता प्रसाद पांडे खैर एकदम बिल्कुल अपने मतलब बिल्कुल समझिए सबसे जो होता है ना कि आदमी का वृद्धावस्था, उस अवस्था में फिर जीत करके फिर सदन में आए हैं और एलओपी बने। ये अच्छा एक सम्मान का वो है कि चलिए माता प्रसाद पांडे को एलओपी बनाया। तो ये पॉकेट्स में थे, लेकिन ओवरऑल जो आपने कहा अगर ब्राह्मणों की बात करें तो 10 से 12% ब्राह्मण, सिंगल अगर एक इंडिविजुअल जाति की बात करें तो यादव के बाद नंबर 2 पे माने जाते हैं ब्राह्मण, कि सबसे ज्यादा अकेले जाति के में संख्या इनकी सबसे ज्यादा है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात है 115 सीटें तो ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर निर्णायक भूमिका है इनकी संख्या के आधार पर। लेकिन उसके अलावा 100 सीटें करीब ऐसी हैं, 100 से 125 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रभाव की वजह से ब्राह्मण सिर्फ इंडिविजुअल मतदाता नहीं है। यही तो इस समाज में, जिस समाज में अंबेडकर से लेकर के और कांसीराम तक सबने लड़ाई लड़ी है, वो इसी बात को, ब्राह्मण इन्फ्लुएंसर भी है। सबसे उच्च पायदान पर इस हमारे जो जातीय व्यवस्था में बैठा है तो इन्फ्लुएंसर भी है। तो इन्फ्लुएंसर की हैसियत से भी वो 100-125 सीटें प्रभावित करता है। यानी करीब करीब 403 में 225 सीटें ब्राह्मणों के प्रभाव वाली हैं, जो सीधा प्रभाव जहां पर। जिले में आपको बता दूं तो जिले आप बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, बनारस, चंदौली, कानपुर, इलाहाबाद, ये सारे सारे जिले, पूरे के पूरे जिले जो है ये ब्राह्मण बाहुल्य जिले माने जाते हैं। देवरिया का चुनाव परिणाम आप देखते ही हैं, वो जो है जनरल प्रकाश मणि से लेकर के अब तक। बस्ती है अंबेडकर नगर, रितेश पांडे, राकेश पांडे पुत्र अभी इस बार हार गए हैं। तो ये सारे बलरामपुर, यहाँ बलरामपुर तो अटल जी चुनाव लड़ने चले गए थे, तो ये सांसद भी रहे। तो ये ब्राह्मण प्रभाव पे अगर ये माता प्रसाद और प्लस, आखिरी सवाल, प्लस ये आपका तिवारी जी का मामला, ये दोनों भाजपा के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है ये दोनों बहुत तगड़ा झटका देगा। दूसरी बात, इसको थोड़ा और खोलते हैं मामले को, इसमें प्रशासन ने कहा कि अनुमति नहीं ली थी। 7 दिन से ये मामला, जो अभी मैं डिटेल देखा, 7 दिन से मामला चल रहा था। 7 दिन से मामला चल रहा था, ग्राम समाज की बता रहे हैं, ग्राम समाज की जमीन पे बना रहे थे। 7 दिन में अगर इस मामले को परमिशन देना होता तो स्वतः संज्ञान लेकर के, जहां पर इतना बड़ा मामला हो, कोई ऐसा छोटा मोटा थोड़ा था कि ब्लॉक प्रमुख हरिशंकर तिवारी थे, खुद ही एसडीएम डीएम संज्ञान में लेते कि भाई ये मामला, आइए आप प्रधान जी, ग्राम प्रधान को बुलाते, आइए बैठिए, इसको सॉल्व करिए और इस पे परमिशन लीजिए। जाके अधिकारी खुद परमिशन देता। ये पूरा घटनाक्रम, और हाई मास्ट लगी थी उसको भी गिरा दिया भाई। वो मैंने विनय शंकर तिवारी का स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने बताया कि ये बताइए, अच्छा इसमें विनय शंकर और भीष्म शंकर की कोई भूमिका भी नहीं थी, गांव वाले लगवा रहे थे। खुद करा रहे थे भाई, गांव के उनके प्रशंसक, उनके गांव वाले भाई वो करा रहे थे। उसमें मैंने कहा परिवार का कोई रोल ही नहीं था, कोई रोल नहीं था। तो इसको, ये पूरी तरह से ये मामला इतना बड़ा हो गया है। अब मैं सदन में, आखिरी वही सवाल है कि सदन में अब राजनैतिक रूप से मामला कहाँ जा रहा है। दूसरी बात, क्या यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता है प्रशासन के पास या योगी आदित्यनाथ के पास कि इससे अपना पीछा छुड़ा पाए?
इस मामले से खुद को अलग कर पाए, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट दिख रहे हैं। आशीष भाई, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। हम्म मेरी सुबह से कई लोगों से बात हो गई हम्म और हर आदमी कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ हरिशंकर तिवारी को मरने के बाद और बड़ा नेता बना रहे हैं और वो साबित कर देंगे। हम्म पूर्वांचल में ब्राह्मण लीडरशिप अब जो है, देखिए सिंपल सी बात है, ब्रजेश पाठक को कोई नेता नहीं मानेगा, क्योंकि ब्रजेश पाठक सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करा पाते। आप समझिए, ब्रजे- नेता कौन ब्रजेश होता है? पाठक, आलोक भाई मैं बोल देता हूँ बीच में, खाली क्षमा के साथ। ब्रजेश पाठक वो लखनऊ के 10-20 पत्रकारों को मैनेज करके अखबार में जगह बना लें और टीवी पे बाइट चलवा लें, उतने भर है। ब्राह्मणों को नेता तो बहुत दूर की बात आपने कर दिया, तो अपने आप विधानसभा में नेता बने रहे बस। आप लखनऊ में जब बता ऋतिक पांडे वाला जो कांड हुआ, तो पहले सपा का प्रतिनिधिमंडल जाता है और उसमें ब्राह्मण सांसद जाता है बलिया वाला। आप समझिए, तो दिख नहीं रहा है क्या उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को कि जिस तरह नेताजी ब्राह्मणों के सम्मान में खड़े होते थे। आखिर मायावती, जिनका इस विधानसभा में एक विधायक है, उनको बड़ी चिंता है कि वो अखिलेश जी ने ब्राह्मणों को कुछ नहीं दिया और वो ब्राह्मणों को वही देंगी। तो आप समझिए ना, मायावती को ब्राह्मण की वैल्यू समझ में आ रही है, केशव मौर्य को समझ में आ रही करी कि सरकार का, केशव मौर्य क्यों बोले कि सरकार से कोई लेना देना नहीं, गोरखपुर कालों का मामला है। इसका मतलब इस सरकार में भी घोर कंफ्यूजन है। और जो अंत में एक ही लाइन कहूंगा कि जिसने मोदी को हराया उसको ये लोग हटा नहीं पाए। किसको कहा था अखिलेश यादव, किसको कहा था भाई, किसको कहा था कि किसने मोदी को हराया है? अखिलेश यादव किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? वे नहीं, केशव वो मौर्य तो की तो केशव अखिलेश मौर्य यादव तो इशारा किए, अखिलेश यादव इशारा किए, हम लोग चर्चा खत्म करते हैं। हम लोग तो भाई जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कम कर पाए, ज्यादा कर पाए, अच्छा कर पाए, बुरा कर पाए विश्लेषण, लेकिन जो समझ में आता है वो क्लियर बोलते हैं। तभी साफ हो गया था जब विधानसभा में राजा भैया ने पैर छुआ था, तभी पता चल गया था कि किसने किसको हराया है, क्योंकि अमित शाह बंगलोर तक बुला करके मैनेज नहीं कर पाए और राजा भैया आके पैर छू लिए। 2 सीटें राजा भैया निपटा दी, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की। मछली शहर जैसी सीटों पर भी कुछ ना कुछ हाथ बटाए, योगदान किया। आशीष भाई, आपको एक जानकारी और दे दूं। हाँ मोदी जी को पता चल गया कि वो 1.5 लाख की वोट मार्जिन से क्यों जीते हैं बनारस से। और मोदी जी को यह भी पता चल गया है कि अगर यूपी में भाजपा 36 में रुकी है तो उनको किसने कमजोर किया है। तो ये जो बातें हैं भाई साहब, आशीष भाई, ये जो सारी चीजें हैं, अब पर्दे के पीछे से खेल हो रहा है और आज शाम तक कुछ बड़ा धमाका आपको यूपी से मिलेगा। हो सकता है आधे घंटे के अंदर मैं आपको पुख्ता करके दे दूं। और केशव मौर्य ने तो यहां तक कहा था कि भाजपा में सेकंडों में पता नहीं चलता है कि कब क्या हो जाए। चलिए इंतजार करेंगे, लेकिन तिवारी जी की मूर्ति का मसला इतने आसानी से नहीं निपटेगा। ये भाजपा के लिए, जैसे मैंने कहा ना, चबूतरा जिस तरीके से खोदा गया है, ये भाजपा के लिए कब्र खुदने के जैसे ना हो जाए, ये खतरा बरकरार है। कैसे भाजपा बचेगी? केंद्र नेतृत्व तो इसमें दखल देगा, योगी आदित्यनाथ सरेंडर करेंगे, घुटने टेकेंगे, क्या होगा देखिए, इंतजार करिए। लेकिन ब्राह्मणों की अस्मिता का सवाल है, और ब्राह्मण अस्मिता इस, देखिए इसको कोई भी, हम बतौर पत्रकार बिल्कुल साफ एक्सेप्ट करते हैं। इस देश में जो भी कहे नहीं जाति अस्मिता की बात नहीं है, ये सब फर्जी की बातें हैं, ये सब झूठ है। जो है व्यवहारिक रूप से उसे मानना होगा। जाति अस्मिता हमारे देश में आज की तारीख में राष्ट्रीय अस्मिता से बड़ी है, और यही हमारे लिए दुर्भाग्य है। तो ये जाति अस्मिता भाजपा को भारी पड़ेगी। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।